In today's class, we are going to proceed with our next chapter revision, that is staffing. तो देखो स्टाफिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमें क्या क्या करने हैं। पहले स्टाफिंग प्रोसेस हमें करना है, फिर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन प्रोसेस एंड देन ट्रेनिंग एंड इट्स मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि स्टाफिंग क्या होता है। तो अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं तो व्हाट इज स्टाफिंग? तो कैन आई से दैट get the right people on the bus, the wrong people off the bus and the right people in the right seats। समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जो पर्सन डिजर्विंग है, give him the job, give him the right job according to his or her qualification, that is staffing। स्टाफिंग का जो मेन पर्पस है वो ये है कि अगर आपने एमबीए फाइनेंस में कर रखा है, अगर आपके पास जो डिग्री है वो एमबीए फाइनेंस की है, तो आपको जो जॉब है वो एमबीए फाइनेंस से रिलेटेड ही मिलनी चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही मिलनी चाहिए, रादर देन ये नहीं कि मैं आपको सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्लेस कर रहा हूँ। और अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है या आपने सीए कर रखा है, कुछ इस लेवल की आपके पास डिग्री है, तो आपको एक मैनेजमेंट यानी कि एक मैनेजर की पोस्ट पर रखना चाहिए, रादर देन ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है, प्रॉपर ग्रेजुएट और आपको कंपनी का मैनेजर बनाया जा रहा है। एज पर योर क्वालिफिकेशन, एज पर योर एक्सपीरियंस, उसी के हिसाब से आपको कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर पोस्ट आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। समझ में आ रहा है सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये भी, क्योंकि यहाँ पर जो आप डील कर रहे हो वो ह्यूमन से कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज से। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है। और एक इस चीज से क्लैरिफाई होता है, नथिंग वी डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन हायरिंग एंड डेवलपिंग पीपल। At the end of the day, you bet on people, not on the strategies. For example, आप यही ले लो, मैं जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी बना लूं, अगर मेरे पास स्टूडेंट ही वैसे नहीं है जो उनको इंप्लीमेंट करे, तो क्या रिजल्ट कभी आएगा? सेम गोज विद ऑर्गेनाइजेशन। आप कितनी हाई प्रोफाइल स्ट्रेटेजी बना लो, डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे यू बेट ऑन द पीपल। आपके पास वो लोग भी तो होने चाहिए जो स्ट्रेटेजीज पर क्या करे, इंप्लीमेंटेशन कर पाए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं स्टाफिंग की का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, तो किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे? स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब्स। इट बिगिन विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड डिफरेंट अदर फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स। और यही सारे जो पार्ट आपको लिखा गया स्टाफिंग में होता क्या, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जा रहा है, स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब। और इसको और बेटर वे में कैसे कह सकते हो, राइट पीपल ऑन द राइट जॉब। समझ में आ रहा है? कहां से शुरुआत होती है इसकी? ह्यूमन रिसोर्स से। स्टाफिंग का मतलब यही है, अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। इट बिगिंस विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? डिफरेंट फंक्शंस। सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट, जो अभी हम देखेंगे। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उनको किस तरह से कंपनी जो है वो अप्रोच करे, कि वो जो है कंपनी के पास, जैसे कि मान लो मेरे एरिया में जो भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल स्टूडेंट है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूं कि वो स्टूडेंट तक मैं पहुंच सकूं। समझ में आ रहा है? मैं क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूं कि स्टूडेंट तक मैं पहुंच सकूं कि सर जो है कॉमर्स पढ़ाते हैं, या वो मुझे अप्रोच करे फिर थ्रू दो स्ट्रेटेजीज। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है आपका, दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। होता है ऐसा भैया, अगर स्टाफिंग अच्छा होगा तो आपके पास जो भी आपके पास जो टीम होगी या जो भी आपके पास इंप्लॉइज होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, compete करेंगे एक दूसरे के, मीन्स एक हेल्थी कंपटीशन होगा सबके बीच में। हाँ, तो कहते हैं ना एक से एक बड़े, एक से एक बढ़कर है सारे। मेरे पास बहुत सॉलिड टीम है। ठीक है। हाई परफॉर्मेंस, अगर राइट पीपल ऑन द राइट जॉब होगा, एज पर द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप उनको रखते हो, ये नहीं कि कोई सिफारिश चल रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है,
प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? ऑर्गेनाइजेशन जनरल इंटरेस्ट को दी जा रही है। तो इससे क्या होगा? प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर्स हाई परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। बात क्लियर? ठीक है। कंटिन्यूअस ग्रोथ, ये और आपके पास वो कहते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे यू बेट ऑन पीपल, वही तो बात है। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, तो फिर क्या होगा? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूटी में ग्रो करेगी। इसका मतलब यह कि आपके पास वो लोग हैं जो आपकी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते या कर रहे हैं, और जब ऐसा होगा तो कंटिन्यूस ग्रोथ होगी। तो प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या होती है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई टीचर, पर्टिकुलर टीचर जो है वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, ये मैंने एग्जांपल आपको पहले भी कहीं दिया था, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। मैंने कहा सर इंग्लिश भी पढ़ा दो। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना और इंग्लिश पढ़ाने फर्क है कि नहीं है? इफ आई एम हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स दैट डजंट मीन आई कैन टीच इंग्लिश। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। एक सब्जेक्ट की नॉलेज होना, एक सब्जेक्ट में कमांड होना, वो एक अलग चीज हो जाती है, होती है। ठीक है। तो फिर जो उनकी पोटेंशियल है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से मैं उनको वो ग्रो कर पाएंगे। मान लो उन्होंने कहा ठीक है सर मैं इंग्लिश ही पढ़ा लेता हूँ, फिर केमिस्ट्री क्यों पढ़ाना? अब उनका जो क्वालिफिकेशन था वो किस पर था? किससे रिलेटेड था? केमिस्ट्री से। उनका जो एक्सपीरियंस था वो भी किससे रिलेटेड था? केमिस्ट्री से। लेकिन अब वो चले किस फील्ड में गए? जो उनकी फील्ड थी ही नहीं, जहां उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। इट प्रिवेंट, लेकिन अगर केमिस्ट्री के टीचर और केमिस्ट्री की फील्ड में ही रखा जाए तो ग्रो करेंगे, इंस्टीट्यूट को भी बेनिफिट होगा, सर की भी पर्सनल ग्रोथ होगी। ठीक है। तो इसी को कहा जा रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इट प्रिवेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। यार जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है वैसे ही आपको जॉब दी जा रही है, आप सेटिस्फाइड होगे ना? आप मोटिवेटेड भी रहोगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करोगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका मेन टॉपिक है, दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में देखो सबसे पहला प्रोसेस आता है आपका एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो नया नया मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की पोस्ट पर आया, और मैं सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? ये थोड़ी ना कि आते ही मैं चेंज करना शुरू कर दूंगा और इम्प्लॉयज को लाना शुरू कर दूंगा। पहले मैं क्या देखूंगा? पहले मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर ऑलरेडी कितने इम्प्लॉयज, और फिर मैं ये देखूंगा कि जो हमारे टारगेट्स हैं उसके हिसाब से कितने इम्प्लॉयज होने चाहिए। अगर जो है वो ज्यादा है तो मैं थोड़ा उनकी छटाई करूंगा, जितने होने चाहिए उसके हिसाब से कम है तो मैं क्या करूंगा? और रिक्रूट करूंगा, रिक्रूटमेंट के लिए जाऊंगा। और जितने होने चाहिए उतने ही हैं तो बात ही खत्म फिर तो पहला क्या होता है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि भैया डेफिसिट है, कि हमें और इम्प्लॉयज लाने पड़ेंगे अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स है वो अचीव करने हैं, तो जो हमारा स्टाफ है वो ऑप्टिमम नहीं है, तो आपको फिर क्या करना होता है? आपको रिक्रूटमेंट करते हो। रिक्रूटमेंट का मतलब आप वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हो जिससे पोटेंशियल कैंडिडेट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर आए। जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट करते हो, करते ना एडवर्टीजमेंट, या कोई भी आपके जो इम्प्लॉयज है, सीनियर इम्प्लॉयज है, हम उनको कहते हैं, या फिर जो ट्रस्ट वर्दी इम्प्लॉयज है कि भैया हमें ये पोस्ट के लिए कैंडिडेट चाहिए, अगर कोई आपकी नजर में है तो आप बताओ। एक ये भी तरीका होता है। जैसे कि मान लो आप लोग यहाँ पढ़ने आते हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप कहीं और जाके पढ़ते हो, मैंने आपको कहा कि भाई जहाँ पढ़ते हो वहाँ वहाँ आप अगर कोई सब्जेक्ट का टीचर हो तो उनसे बात करना कि यहाँ भी अगर वो एक क्लास ले। एक ये भी तरीका हुआ। एक ये हुआ कि मैंने पैम्फलेट्स में एडवर्टीजमेंट डाल दी। एक ये हुआ कि मैंने टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे दी। एक ये हुआ कि मैं न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे सकता हूँ। तो इसको बोलता है कि क्या मेरे पास वाइबल सोर्सेज है। समझ में आ गया? ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। फिर जब वो कैंडिडेट आएंगे, लाइक मेरा पैम्फलेट देख के या किसी और के थ्रू आएंगे, जो भी आएगा, फिर उसका क्या होगा? एक इंटरव्यू होगा। मैं चेक करूंगा कि उसके पास वो क्वालिफिकेशन है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लायक है भी कि नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? फिर सिलेक्शन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। पहले हम क्या चेक करते हैं? मैन पावर क्या है। फिर अगर मैन पावर डेफिसिट हो तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, कि पोटेंशियल कैंडिडेट को एडवर्टीजमेंट डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू उसको अवेयर करवाया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर जॉब की वैकेंसी खाली है। ठीक है।
फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो अभी सारे हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर क्या होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर उसको पर्टिकुलर उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर पोस्ट पर रखा जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं, बाकी के जो भी एनवायरनमेंट होता है उससे उसको फैमिलियर करवाया जाता है, और उसके बाद फिर जब उसकी प्लेसमेंट हो जाती है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और आज के टाइम में ट्रेनिंग एक कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है को वो सिर्फ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक सैलरी पर्पज से ज्वाइन नहीं करता है, वो क्या चाहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि जो भी आपके पास एम्प्लॉयज है, पोटेंशियल कैंडिडेट है जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करे, डेवलप करे। तो ये सारी चीजें मिला के आपका एक स्टाफिंग प्रोसेस बनता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट क्या था आपका स्टाफिंग प्रोसेस का, फर्स्ट पार्ट क्या है, प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दिस पर्पस टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस आर रिक्वायर्ड। देखो दो तरह का एनालिसिस किया जाता है। पहला होता है वर्कलोड, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कितने पर्सन की जरूरत है या कितना काम है, और उस काम के लिए कितनी फोर्स होनी चाहिए। समझ में आ गया? वर्कलोड का मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसके लिए हमें टोटल कितने इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट है। फिर आप क्या देखोगे कि जैसे मान लो रिक्वायरमेंट है 100 की और आपके पास 100 है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। रिक्वायरमेंट है 100 की, आपके पास 80 है, तो आपको पता 20 का स्टाफ और लाना पड़ेगा मुझे। 100 की रिक्वायरमेंट है, 150 लेके बैठे हो तो 50 को छटाई करो। अननेसेसरी सैलरी क्यों दे रही है कंपनी? कंपनी के ऊपर तो बर्डन नहीं आ रहा ना, जितनी की नीड है उससे ज्यादा रख के बैठे हो। समझ में आ गया? तो जहां तक बात आती है वर्कलोड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखो वर्कलोड एनालिसिस एम्स एट फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, whereas workforce analysis aims at finding the number of individuals available for performance of various jobs। वर्कलोड में आपने ये देखा कि कितने लोग आपके पास है, वर्क फोर्स में आपने देखा कितने की रिक्वायरमेंट है। ये बात समझ में आ रही है? वर्कलोड का क्या मतलब हुआ, वर्कलोड एनालिसिस एम्स एट फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। तो वर्कलोड का मतलब क्या हुआ, कितने लोगों की जरूरत है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, अब समझ में आ रही है? वर्कलोड का मतलब कितने लोगों की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नीड है। ये क्लियर हो गया? वर्क फोर्स का मतलब कितने आपके पास क्या है, अवेलेबल है। बोलो यस और नो। वर्कलोड एनालिसिस कितने लोगों की जरूरत है वो आपने एनालिसिस किया। मान लो आपने देखा कि 100% की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल कितने हैं 50, तो क्या करना पड़ेगा, 50% मुझे और लाने पड़ेंगे अपनी टीम में। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इन केस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्टिमली स्टाफ का मतलब that is number of workers as per workload analysis are equal to number of worker as per workforce analysis, then staffing process ends here। तब तो बात ही खत्म होगी भाई, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट उतने मेरे पास है, बात खत्म। however in case organization is overstaffed then reasonable steps are required to reduce burden of excess staff। अगर लगता है कि भैया ओवर है, 100 की रिक्वायरमेंट है, 150 है, 110 है, तो 10 तो एक्स्ट्रा है ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी छंटाई करनी पड़ेगी। ठीक है। बट इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टाफ, जितने रिक्वायरमेंट है उससे कम है, देन दिस प्रोसेस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज रिक्रूटमेंट। फिर रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है कि भैया हमें रिक्वायरमेंट है तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को किस तरह से हम अवेयर करवाएं। समझ में आ गया? ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है आपका, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है देखो, it is the process of searching for prospective employees and encouraging them to apply for various jobs in an organization। पहले बात क्लियर हुई? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं किसकी, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब पोटेंशियल कैंडिडेट। हम क्या सर्च करते हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट की।
एंड एनकरेज देम टू अप्लाई फॉर वेरियस। आपने सर्च कर लिया कि भैया दिस इज द एरिया, दिस इज द पर्टिकुलर एरिया जहां से मुझे मेरे पोटेंशियल कैंडिडेट मिल सकते हैं, तो आपने वहीं पर एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया, या जो भी आपको लगता है जिस सोर्स के थ्रू मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर आके अप्लाई करे, मैं किसी तरह से उनको अवेयर करवाना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों उनको ज्वाइन करना चाहिए, क्या स्कोप है, क्या उनका फ्यूचर रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच एम्प्लॉइज कैन बी मेड अवेलेबल फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। दीज सोर्सेज कैन बी, ये सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनको अप्रोच कर सकते हो, या गेटिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, या पुटिंग वैकेंसी ऑन जॉब पोर्टल लाइक naukri.com जो वेबसाइट्स होती है वहां पर भी आप डाल सकते हो सो एंड सो वैकेंसी जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर खाली है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ये सैलरी होगी, ये स्कोप है, अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स रही है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आप फ्यूचर आपका क्या क्या, आप फ्यूचर में आप क्या बन सकते हो, क्या आपका फ्यूचर रहेगा, वो सारी चीजें आपको वहां पर उनको बतानी पड़ेगी। फिर अगर उनको लगेगा कि हाँ ये अट्रैक्टिव है, यहाँ पर हमारा फ्यूचर अट्रैक्टिव है, या फिर यहाँ पर हमारा फ्यूचर काफी ज्यादा काफी अच्छे स्कोप है, बहुत वाइडर स्कोप है, फॉर श्योर वो आके आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, इंटरव्यू देंगे, अप्लाई करेंगे, वो आना चाहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर जैसे वो पोटेंशियल कैंडिडेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, फिर आपको क्या करना होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ जाता है हमारा, दैट इज सिलेक्शन। भैया 10 कैंडिडेट की पोस्ट खाली है और कितने लोग आ गए, 50 आ गए, अब क्या करोगे? और 10 भी आ गए चलो, तो भी चेक करोगे 10 उस पोस्ट के लायक है भी कि नहीं, कैसे ही रख लोगे? तो सिलेक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय कंडक्टिंग वेरियस एग्जाम, टेस्ट एंड इंटरव्यू। सिलेक्शन में इंटरव्यूज लिए जाते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, और आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर सेट में होता है इंटरव्यू भी, ऐसे नहीं होता राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 इस तरह से, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही बड़ा डिफिकल्ट उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इट एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट कैंडिडेट, और ये क्यों किया जाता है? ताकि जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट है वो हमें मिले। द सिलेक्शन प्रोसेस एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। ओरिएंटेशन इज दस इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय ऑन अदर एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयज। जैसे किसी को आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको फैमिलियर करवाओगे। होता है ना एक नए नए एटमोसफेयर, किसी एनवायरनमेंट में हम जाते हैं, किसी एटमोसफेयर में जाते हैं, थोड़ा शाई फील करते हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है कि जो मेरे सीनियर होंगे वो कैसे होंगे, वो मेरे साथ कोप अप करेंगे नहीं करेंगे, कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे, होता है ऐसा। ठीक है। तो ओरिएंटेशन क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलियराइजिंग हिम विद द रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या हमारी पॉलिसीज है, क्या हमारे रूल्स है, वो सारे उनको बताना। Placement refers to the employee occupying the position or post for which the person has been selected. प्लेसमेंट का मतलब जो आप उसको पोस्ट दोगे उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस, दैट इज प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन भी क्लियर हो गया। एंड देन द लास्ट प्रोसेस दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भैया मोस्टली केसेस में जैसे कोई फ्रेशर है, उसको तो सिर्फ आपने उसकी क्वालिफिकेशन पर ही जॉब दी है, उसके बाद ट्रेनिंग तो है नहीं, पहले उसको ट्रेन करोगे ना। ट्रेनिंग एम्स टू एट इंप्रूविंग द नॉलेज रिलेटेड टू जॉब, उस जॉब से रिलेटेड आपको आपकी नॉलेज को इंप्रूव करना है। ये काम कैसे किया जाएगा वो आपको पहले सिखाया जाए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज टू असिस्ट देम इन परफॉर्मिंग बेटर। भैया इससे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो करेगा। जब आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो आप किसी मशीन पर या किसी भी चीज पर, सिस्टम पे जब आप काम करोगे तो आप उसके लिए वेल इक्विप्ड हो जाओगे, बिकॉज आपके पास वो ट्रेनिंग है। ऐसा नहीं कि सीधा आपको बिठा दिया गया और आपको पता ही नहीं करना क्या है। दूसरा आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज वाइडर देन ट्रेनिंग। टाइम हैज गॉन व्हेन एम्प्लॉइज वर इंटरेस्टेड इन सैलरीज ओनली। वो टाइम गया कि सिर्फ आपको सैलरी से मतलब है। आज के टाइम में इन टूडेज एरा it is equally necessary to provide development opportunities in order to retain competent employees. It is necessary
for organization to provide development opportunities to employees. It includes providing opportunities for achievement of personal objectives. भैया कि मैंने अगर ज्वाइन किया हुआ तो मेरी खुद की भी मैं ग्रोथ देखना चाहता हूँ. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर रहा हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे लिए कुछ करे. विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अपनी ग्रोथ देखना चाहता हूँ, उसको कहते हैं डेवलपमेंट. सिर्फ सैलरी जो है वो मेरा सोल क्राइटेरिया नहीं है. इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया बट इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर विच आई हैव ज्वाइंड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आ गया सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? ठीक है.